हम्म, तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। एक बार पहले आप लोग ये देख लो कि ये सारा चीज मैंने समझाया था लास्ट टाइम पे। मैंने पहले ये समझाया था कि एक्स अप्रोचेस टू ए का क्या मतलब होता है, ठीक है, और वो कैसे एक्स इक्वल टू ए से डिफरेंट है। ये चीज बहुत डिटेल में हमने डिस्कस करा था। फिर हमने डिस्कस करा था कि देर आर सर्टेन एक्सप्रेशंस, जैसे ये वाला यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, कि इस टाइप के एक्सप्रेशन का कभी कभी किसी किसी वेरिएबल के वैल्यू पे ऐसा होता है कि जो x इक्वल टू टू पे अगर हम इसका वैल्यू निकालने का ट्राई करें तो हमको एक मीनिंगलेस क्वांटिटी मिलेगा जीरो डिवाइडेड बाई जीरो के फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब ये हुआ कि देर आर सर्टेन एक्सप्रेशंस, या आप बोल सकते हो कि फंक्शंस, ठीक है, विच टेक मीनिंगलेस फॉर्म, या आज हम बात करेंगे इसको कई बार मीनिंगलेस क्वांटिटी भी बोला जाता है और साथ में इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी भी बोला जाता है। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, इन डेटरमिनेट क्वांटिटी। ठीक है, तो लेट मी रिपीट द होल स्टेटमेंट अगेन। मैं ये कह रहा हूँ कि देर आर सर्टेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फंक्शन विच टेक मीनिंगलेस फॉर्म और इनडिटर्मिनेट फॉर्म एट सम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, मतलब ये एक फंक्शन है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है और एक्स का कुछ ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है जिसके करस्पॉन्डिंग इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो एक मीनिंगलेस फॉर्म अटेन कर ले या एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म अटेन कर ले। तो ऐसे सिनेरियो में क्या है कि एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू टू पे तो इसका वैल्यू निकाल पाना असंभव था, पॉसिबल ही नहीं था। तो उस सिचुएशन में हमने क्या सोचा कि ठीक है भाई, टू पे तो नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्योंकि टू पे क्या हो रहा है कि ऊपर भी जीरो आ जा रहा है और नीचे भी जीरो आ जा रहा है। तो हमने सोचा कि अगर टू पे बात नहीं बन रहा है तो टू के जस्ट आगे या टू के जस्ट पीछे हम एक बार चेक करना चाहते हैं कि इस पे भी कुछ आ रहा है कि यहाँ पे भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म या मीनिंगलेस फॉर्म आ रहा है। तो लास्ट क्लास हमने नोटिस किया था कि एग्जैक्टली टू पे झमेला है कि ये मीनिंगलेस ले रहा है, लेकिन जैसे टू से थोड़ा सा आगे इमेजिन करते हैं तो उस केस में ऐसा देखा गया कि ये जो एक्सप्रेशन है, जैसे जैसे एक्स टू के पास जाने का ट्राई करता है उसके बड़े वैल्यूज से, यानी कि जैसे 2.001, 2.001, 2.401 एंड सो ऑन, तो वैसे वैसे वो जो एक्सप्रेशन था आपका स्पीड वाला एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन फोर के पास जाने का ट्राई कर रहा था। ठीक है, और जैसे जैसे हम टू के पास जाने का ट्राई कर रहे थे उसके छोटे वैल्यूज से, यानी कि वैल्यूज दैट वी वर टेकिंग वेर लाइक 1.999, 1.99999, 1.99999, इस टाइप का जो वैल्यूज था, ऐसे वैल्यूज से जब हम टू को अप्रोच करने का या टू के पास जाने का ट्राई कर रहे थे उस टाइम पर हमने देखा कि जो स्पीड है हमारा वो वापस से फोर के पास जाने का ट्राई कर रहा था, 3.49, 3.59, 3.69 एंड सो ऑन। तो बेसिकली आइडिया ये था कि टू पे तो कुछ नहीं निकल पाया, टू पे तो जीरो बाई जीरो मीनिंगलेस क्वांटिटी या इनडिटर्मिनेट फॉर्म अपन कह सकते हैं, लेकिन टू के जस्ट आगे एक ठीक ठाक क्वांटिटी को ये अप्रोच कर रहा था एंड दैट क्वांटिटी वाज फोर। सिमिलरली टू के पीछे भी जो स्पीड का वैल्यू है दैट वाज अप्रोचिंग टू अ फाइनाइट वैल्यू एंड दैट वाज फोर, कि ये फोर के पास जाने का ट्राई कर रहा था। तो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है कि एक्स जब टू के पास जाने का ट्राई कर रहा है उस टाइम पे हमारा फंक्शन जो स्पीड था दैट वाज ट्राइंग टू गो नियर फोर, इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने का अपना खुद का एक तरीका है जो हमने यहाँ पर देखा था। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था कि भाई देखो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्पीड को हमने एफ एक्स मान लिया था। तो जैसे जैसे एक्स टू को अप्रोच करेगा उसके राइट हैंड साइड से, यानी कि उसके बड़े वैल्यू से, उस टाइम पे एफ एक्स अप्रोच कर रहा था फोर को। तो इस चीज को मैथमेटिकली ऐसे बोला जाता है कि एक्स अप्रोचिंग टू टू प्लस पे, ठीक है, एफ एक्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फोर होगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स फोर को अप्रोच कर रहा था। और इस चीज को लिखने का तरीका हो गया ये वाला कि जैसे जैसे एक्स टू को अप्रोच करेगा उसके बड़े वैल्यू से, फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा उस केस में फोर होगा। और इसका मीनिंग ये है कि एफ एक्स फोर को कभी अटेन नहीं करेगा, ये एफ एक्स फोर को अप्रोच कर रहा होगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। इसको मैंने एकदम डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट क्लास। और इसको लिखने का तरीका ये होगा कि इस पूरे चीज को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। और ये वाले चीज में अपन जो पॉइंट पे राइट हैंड साइड मतलब राइट हैंड लिमिट निकालने का ट्राई कर रहे हैं वो पॉइंट है एक्स इक्वल टू टू। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स अप्रोचेस टू टू प्लस और एट एक्स इक्वल टू टू वो होगा फोर इस केस में। ठीक है,
और जैसे हम 2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे, उस टाइम पे भी हमने देखा कि fx वापस से 4 को ही अप्रोच कर रहा है पीछे के साइड से, ठीक है? तो इस चीज़ को पढ़ने का तरीका ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x अप्रोचेस टू 2 माइनस या एट x इक्वल टू 2 इज़ अगेन 4 हियर, ठीक है? और अगर एलएचएल, आरएचएल दोनों ही मान लो कि सेम क्वांटिटी आता है, जैसे x अगर 2 को राइट से अप्रोच करे तो भी fx 4 को अप्रोच कर रहा है, या कह सकते हैं कि उसका लिमिटिंग वैल्यू 4 है, और वैसे ही x अगर 2 को लेफ्ट से अप्रोच करे तो भी fx 4 को अप्रोच कर रहा है, तो कह सकते हैं उसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का दोनों का वैल्यू सेम है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और अगर सेम नहीं है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे इस दूसरे केस में देखो कि fx अगर अपन ने बॉक्स x लिया था, तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया था मेरे 1, ठीक है? और राइट हैंड लिमिट का मेरे वैल्यू आया था 2। तो अब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिंस दोनों व्यक्ति आपस में इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस चीज़ का, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया था कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2, दैट इज लिमिट ऑफ fx इक्वल टू बॉक्स x एट x इक्वल टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट। ऑन कॉन्ट्ररी पिछले बार जो इसके पहले वाला एग्जांपल था, उसमें LHL RHL दोनों का वैल्यू इक्वल आया था, तो हमने कंक्लूजन ये दिया था कि देखो, if LHL equal to RHL then we say that limit of the function exists, और यहाँ पर limit x approaches to 2 fx equal to हमने लिखा था 4। कहने का मतलब कि x जब 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा चाहे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, दोनों ही टाइम पे फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा होगा, 4 को। अपन देख भी सकते हैं यहाँ पर कि इसमें भी फंक्शन 4 को ही अप्रोच कर रहा था, इसमें भी फंक्शन 4 को ही अप्रोच कर रहा था। तो उस केस में हम ऐसा कह सकते हैं फाइनली कि x 2 को चाहे लेफ्ट से अप्रोच करे चाहे राइट से अप्रोच करे, फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, दोनों केस में 4 को। और इसको मैथमेटिकली ऐसा सोचा जाता है कि एज x अप्रोचेस 2 और x टेंड्स टू 2, द फंक्शन अप्रोचेस टू 4, और वी कैन से कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx इज 4। फंक्शन जिस नंबर को अप्रोच करने का कोशिश करता है, उसी नंबर को फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू बोला जाता है। क्या यहाँ तक सारा कहानी क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये सब सारा चीज समझ लेने के बाद बेटा ये तो काफी थोड़ा सा इनफॉर्मल मैनर में था, ठीक है? तो आज मैं फॉर्मल मैनर में हर एक चीज को एक एक दो दो लाइन में एक बार लिख देता हूँ, ताकि आप लोग को हर एक चीज एकदम से बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए क्लियर रहे, ठीक है? तो आज थोड़ा राइटिंग ज्यादा होगा, देखना, और अगर राइटिंग टाइमली कंप्लीट हो गया तो फिर हम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे आज, ठीक है? तो मैं बिगिन करता हूँ थ्योरी को फॉर्मली लिखने का। हाँ, सबसे पहले सर एक डाउट था। हाँ बताओ बेटा। सर अगर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ और नॉर्मल फॉर्म हो, जैसे 2/0 आया, मतलब किसी लिमिट का, जैसे x+2 डिवाइडेड बाय x-2, तो उसमें, और अगर हम लोग समझ x का गया। 2 उस टाइम लगाए, पे मतलब नहीं, लिमिट 2 उस लगाए। टाइम पे उस टाइम पे उस टाइम पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उन सब पे बात करेंगे, वैसे सारा केस नहीं अभी करेगा ना? थोड़ा नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस पे हम लोग डिटेल में बात ठीक है करेंगे, सर। अभी थोड़ा क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे ना, तब उस पे पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक हम्म। है? ओके ओके ओके, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ x अप्रोचेस टू ए। ये x अप्रोचेस टू ए का क्या मतलब है, ठीक है? तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम x अप्रोचेस टू 2 का मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है? तो इसी से जैसे 2 के बारे में मैं जो भी अभी लिखूंगा वो सारे नंबर्स के बारे में एप्लीकेबल होगा, ठीक है? कंफ्यूज मत करना आप लोग। तो सबसे पहले देखो कि x अप्रोचेस टू 2 को पढ़ा कैसे जाता है। इट इज read as x tends to 2 or x approaches. Approaches to 2 full stop। उसके बाद में मैं पॉइंट वाइज लिखता हूँ इसका मीनिंग क्या क्या है। सबसे ए पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, इसका पहला मतलब है कि x इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है? फर्स्ट मीनिंग। सेकंड मीनिंग कि नंबर लाइन एक बनाइए आप, और नंबर लाइन बना के उसमें सबसे पहले आप 2 को प्लॉट कीजिए। तो जब आप नंबर लाइन के ऊपर में 2 को प्लॉट करेंगे, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट इज रेड एज x टेंड्स टू 2 और x अप्रोचेस टू 2, तो आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन पे 2 को अप्रोच करने का एग्जैक्टली 2 तरीका है।
कि या तो आप राइट हैंड साइड से आ सकते हैं और या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड से आ सकते हैं, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली ये वाला, ये तो x इक्वल टू 2 का पॉइंट है और x अप्रोचेस टू 2 करने का हमारे पास में दो तरीका है, एक तरीका ये वाला है और एक तरीका ये वाला है, ठीक है? अब ध्यान से देखना कि कौन से तरीके में क्या है क्या नहीं है, और इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, तो मैं यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। तो सोचो कि ये वाला एक पर्टिकुलर पोर्शन है, मैं इसको पर्पल कलर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? इस एरिया में जो नंबर्स लाई करेगा वो नंबर जनरली क्या क्या होगा? 2.001 इस टाइप का, 2.401, 2.501 इस टाइप का नंबर्स होगा, ठीक है? और इस टाइप के नंबर्स के कलेक्शन को हम जनरली कहते हैं 2+, ठीक है? या आप इनको ये भी कह सकते हो कि दिस कलेक्शन रिप्रेजेंट्स x अप्रोचेस टू 2+, ठीक है? ये इस कलेक्शन का मतलब है। फिर अगर मैं ये ब्लैक से ये वाले डॉट को बनाऊं यहाँ पर, ठीक है? तो इस पॉइंट के लोकेशन पे जो नंबर्स आएगा वो कुछ जनरली ऐसा होगा, 1.999, 1 पॉइंट और थोड़ा 9 बढ़ा दो, 1 पॉइंट और थोड़ा 9 बढ़ा दो, इस टाइप का नंबर्स, ठीक है? और ऐसा बहुत सारा नंबर, और ये जो ओवरऑल पूरा कलेक्शन होगा इसको हम बोलते हैं 2-। याद रखना कि 2- का बिल्कुल मतलब -2 नहीं होता है, इसको कंफ्यूज मत करना। बहुत बच्चों के मन में ये आ जाता है अचानक से, पता नहीं कैसे, लेकिन ये आना नहीं चाहिए। 2- डज नॉट मीन्स -2, ठीक है? और इस कलेक्शन को ही हम चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, x अप्रोचेस टू 2-। और इन दोनों कलेक्शन को यदि हम क्लब कर देते हैं, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड वे में सोचते हैं, तो ये जो टोटल कलेक्शन होगा उसको बोला जाता है x अप्रोचेस टू 2। क्या x अप्रोचेस टू 2 का नोटेशन पूरा क्लियर हुआ आप लोग को? देखो यहाँ पर, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। ओके, मतलब बिल्कुल ध्यान रखना बेटा कि जब भी हमने बोला कि x अप्रोचेस टू 2, इसका साफ साफ पहला मतलब है कि x इज नॉट इक्वल टू 2, x 2 तो नहीं हो सकता। फिर x क्या हो सकता है? तो x या तो इस कलेक्शन में से कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर x इस कलेक्शन में से कोई भी नंबर हो सकता है। अगर स्पेसिफिकली बोल दिया कि x अप्रोचेस टू 2+, तो उस टाइम पे इसी कलेक्शन के बारे में इमेजिन करना है सिर्फ। और अगर स्पेसिफिकली बोल दिया कि x अप्रोचेस टू 2-, तब इस कलेक्शन के बारे में इमेजिन करना है। लेकिन अगर सिंपली बोलता है कि x अप्रोचेस टू 2+ या माइनस मेंशन नहीं किया है, मतलब आगे या पीछे का बात अगर नहीं बताया है, तो आप इस पूरे ओवरऑल कलेक्शन में से कोई भी नंबर को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा और मैं स्पेसिफिक वे में लिखना चाहूंगा, वो ये है, ये हो जाएगा हम लोग के लिए सी पॉइंट। यस, तो सी पॉइंट में मैं लिखना चाहूंगा कि 2+ इज, या थोड़ा सा और इसको ऐसे कर दें कि x अप्रोचेस टू 2+ इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर। ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं, फुल स्टॉप। इट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, फुल स्टॉप। इट represents all numbers, all the numbers on the number line, on the number line which are very close to 2 but greater than 8, फुल स्टॉप। ये लाइन एक बार पढ़ो और पढ़ के बताओ ये समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके,
डी पॉइंट में मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, सर ठीक है। एक बार ऊपर कर सकते हैं क्या स्क्रीन? एक सेकंड बेटा, हाँ ठीक है सर, हो गया। ओके। अच्छा, डी पॉइंट में अब सपोज करो कि सिमिलर जैसा ही पॉइंट होगा, खाली इसमें अपने को क्या करना है, अगर मान लो कि ये माइनस हो तो इसका मीनिंग होगा कि इट इज ऑल्सो नॉट एन एग्जैक्ट नंबर, इट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द वैल्यूज या ऑल द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन विच आर वेरी क्लोज टू 2, बट ग्रेटर की जगह क्या हो जाएगा, लेस। लेस। लेस, में ग्रेटर के बाद में एक वर्ड और यहाँ होना चाहिए था, ग्रेटर देन इट, तो लेस देन इट, ठीक है। और अल्टीमेटली ई पॉइंट, फाइनल पॉइंट कि x अप्रोचेस टू 2 का मतलब मींस एनी नंबर represented by 2 प्लस और 2 माइनस, मतलब इस दोनों करेक्शन को कंबाइन कर दो, तो कंबाइन करने पे जो निकल के आएगा उस चीज को हम लोग बोलते हैं x अप्रोचेस टू 2 या x टेंड्स टू 2। आई होप कि यहाँ तक का सारा बात क्लियर है। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ओके, अब इस चैप्टर को 100% अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा दो बहुत बेसिक क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करेंगे। वैसे 3 क्वेश्चन है, बट तीसरा क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा है, तो वो तो पार्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, बट 3 सिंपल क्वेश्चन। इस पूरे चैप्टर में बेटा हम लोग को ये समझना है कि क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि लिमिट ऑफ व्हाट, क्या चीज का लिमिट निकालेंगे हम लोग पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो इसका आंसर दिमाग में एकदम क्लियर रखना कि हम इस पूरे चैप्टर में फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। किसका लिमिट निकालेंगे बताओ? फंक्शन का। फंक्शन का, यस, ठीक है। वैसे लिमिट और भी बहुत सारा चीज का होता है, सीरीज वीरीज का लिमिट भी होता है, बट आपके सिलेबस में फंक्शन का लिमिट ही है बस, ठीक है। तो हम लिमिट निकालेंगे फंक्शन का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मन में आना चाहिए, या अभी मैं डाल रहा हूं, आप लोग थोड़ा समझने का ट्राई करिएगा इसको, कि वाई देयर इज नीड टू इवेलुएट लिमिट। लिमिट निकालने का दरकार क्या पड़ा हम लोग को, ठीक है। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, पिछले क्लास हमने पूरा डिटेल में आंसर डिस्कस कर लिया, अभी बस मैं एक लाइन लिख के थोड़ा सा आप लोग को एक कॉन्टेक्स्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, कि व्हाई देयर इज अ नीड टू इवैल्यूएट लिमिट। तो इसका आंसर हम ऐसे कर सकते हैं कि इट वाज seen that some physical quantities takes meaningless form or indeterminate form at some values of the variables on which they are depending, ठीक है। और सम फिजिकल क्वांटिटीज को आप मन में यहां पर फंक्शन सोच सकते हो
कि वो जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो फंक्शन द्वारा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हमारे लास्ट क्लास के एग्जांपल में हम कौन सा फिजिकल क्वांटिटी पे चर्चा कर रहे थे, तो वी वर टॉकिंग अबाउट स्पीड। कि स्पीड से रिलेटेड ये एक फंक्शन बनाया गया और ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पे एक मीनिंगलेस फॉर्म अक्वायर कर रहा था, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत सारा ऐसा मान लो कि एक्सप्रेशन था जो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे मीनिंगलेस क्वांटिटी ले रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो क्या है कि इस पॉइंट पे तो कोई चर्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है इसको निकाल पाना, तो कहानी पूरा का पूरा अटक गया, ठीक है। लेकिन फिर क्या है कि जब यहाँ पर अटक गया x इक्वल टू 2 पर अटक गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 के आगे भी अटका हुआ होगा, 2 के पीछे भी अटका हुआ होगा। तो इस टाइप के सिनेरियो में मेनली ये क्यूरियोसिटी मैथमेटिशियन लोग के बीच में राइज हुआ कि भाई ठीक है, 2 पे यदि बात नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं, 2 के थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे क्या होना चाहिए, ये क्या कैसे होगा, वो हम लोग थोड़ा सा स्टडी करने का ट्राई करते हैं। और मेनली इस चैप्टर का इसेंस यही है कि एक बार एक पॉइंट पे अगर ये मीनिंगलेस फॉर्म एक्वायर कर लेता है, तो फिर उस पॉइंट से जस्ट थोड़ा-सा आगे हम ये देखने का और समझने का ट्राई करते हैं कि वो वाला ही क्वांटिटी फिर किसके पास जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है? और ध्यान रखना, मैं बार-बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, आगे चल के मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन-विन्फ्यूजन आ भी सकता है आप लोग को, हालाँकि आना नहीं चाहिए क्योंकि सब चीज़ मैं शुरू से क्लियर रख रहा हूँ कि जब 2 पे बात नहीं बना, तो हम 2 के थोड़ा-सा आगे जाने का प्रयास कर रहे थे। और जब हम 2 के थोड़ा-सा आगे जाने का प्रयास कर रहे थे, उस टाइम पे हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि फंक्शन एग्ज़ैक्टली क्या वैल्यू ले रहा है, कि 4 पॉइंट के बाद में कितना 0 है और कितना 1 है, उन सब बातों में हम इंटरेस्टेड नहीं है। हम सिर्फ़ इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि अगर हमारा वेरिएबल x 2 के पास जाने का ट्राई कर रहा है, तो जो डिपेंडिंग फंक्शन है, जो x पे डिपेंड कर रहा है, वो किसके पास जाने का ट्राई कर रहा है। और वो जिस नंबर के पास जाने का ट्राई कर रहा है, उसी नंबर को बोला जाता है लिमिटिंग वैल्यू। जैसे यहाँ पर वो 4 के पास जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है ना? तो जिस नंबर के पास आपका फंक्शन जाने का कोशिश कर रहा होगा, उसी नंबर को बोला जाता है लिमिटिंग वैल्यू। जैसे इस केस में ये 4 के पास जाने का ट्राई कर रहा था बार-बार, इसीलिए हमारा जो राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू है, वो कौन बन रहा था? 4 बन रहा था। फिर यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि भाई वो किसके पास जाने का ट्राई कर रहा है, जैसे-जैसे x2 के पास जाने का ट्राई कर रहा है, स्पीड वापस से किसके पास जाने का ट्राई कर रहा है? 4 के पास जाने का ट्राई कर रहा है। तो 4 हमारा वापस से क्या हो गया इस केस में भी लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ पर स्पीड एग्ज़ैक्टली क्या वैल्यू लेता है, दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर अस। वी आर जस्ट इंटरेस्टेड कि स्पीड जो-जो वैल्यू ले रहा है, उससे क्या इंडिकेशन मिलता है हमको कि स्पीड किसके पास जाने का ट्राई कर रहा है। अब स्पीड जिस नंबर के पास जाने का ट्राई कर रहा होगा, उसी नंबर को हम बोलेंगे स्पीड का लिमिटिंग वैल्यू कब? जब x 2 के पास जाने का ट्राई कर रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड से। और सिमिलरली यहाँ पर स्पीड जिसके पास जाने का ट्राई कर रहा होगा, हम बोलेंगे कि वही स्पीड का लिमिटिंग वैल्यू है कब? जब x 2 के पास जाने का ट्राई कर रहा होगा राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो ये था इस बात का आंसर कि भाई व्हाई शुड वी स्टडी लिमिट्स या व्हाई देयर इज अ नीड टू इवैल्यूएट लिमिट्स। बोलो, यहाँ तक सारा कहानी क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, यहाँ एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है थोड़ा सा, जो वर्ड है इनडेटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। ये पिछले क्लास में हमने बात करा था मीनिंगलेस फॉर्म। अब थोड़ा सा मैं इस वर्ड पे बात कर लेता हूँ कि भाई इस वर्ड का एग्जैक्टली मतलब क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसको भी समझने का ट्राई करना। देखो अच्छे से, इनडेटर्मिनेट फॉर्म, इन DETERMINATE, इनडेटर्मिनेट फॉर्म। इसका डेफिनेशन हम कुछ इस टाइप से दे सकते हैं कि इनडेटर्मिनेट फॉर्म are those whose value cannot be determined and we don't have any idea or feeling
ये इंट्यूशन भी बोल सकते हो, एनी आइडिया और फीलिंग अबाउट दोज फॉर्म्स, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो क्या है और कैसे ये थोड़ा बाकी चीजों से अलग है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैं आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ इन्फिनिटी का क्या वैल्यू होगा, ये डिटरमाइन कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। लेकिन इन्फिनिटी के बारे में क्या हमको आइडिया है कि इन्फिनिटी इज अ काइंड ऑफ वेरी 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 लार्ज नंबर? हाँ सर। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है फिर, मतलब वैल्यू तो इसका भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में एक मोटा मोटा रफ आइडिया है मेरे को कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ काइंड ऑफ वेरी 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 लार्ज नंबर। तो ये भी मतलब क्या है कि अनडिटरमाइंड है, इसको ढूंढ नहीं सकते हम, लेकिन ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि नॉट डिफाइंड जैसा है, लेकिन इनडिटरमिनेट नहीं है, ठीक है। फिर सपोज करो कि मैं बात करूं कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बारे में, ठीक है। इसके बारे में क्या विचार है आप लोग का, बताओ। इसका वैल्यू ढूंढ सकते हैं क्या? नहीं नहीं सर, सर। पर एक रफ आइडिया है। लेकिन इसका भी रफ आइडिया है, तो क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा? नहीं। नहीं सर। ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। जीरो। तो वैल्यू नहीं पता। तो नहीं मिलेगा वैल्यू इसका। नहीं, और इसका ना फीलिंग भी नहीं होगा आपके पास, क्या बोलते हो? हाँ समझ आ रहा है? अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का, ठीक है, आइडिया तो है ही नहीं कि इसका वैल्यू क्या होगा, वो तो चलो ठीक बात है। लेकिन जैसे इसके बारे में फीलिंग था कि इट इज अ वेरी लार्ज नंबर विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट इन माइंड, दिस इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज नंबर विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट इन माइंड। लेकिन क्या इसी तरीके से फिडोशियस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो वेरी लार्ज नंबर विदाउट एनी डाउट इन माइंड, कि नहीं बोल सकते हैं? ये तो नहीं कुछ भी बोल हो सकते। करेक्ट, नहीं बोल सकते और कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप कह सकते हो कि ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। सर ये छोटा हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई आइडिया ही नहीं है। मैंने बोला ना कि इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा वैल्यू है जिसके बारे में न तो हम कुछ पता लगा सकते हैं और ना हमारे पास में कोई काइंड ऑफ इंट्यूशन या कोई टाइप ऑफ फीलिंग या कोई टाइप ऑफ आइडिया होगा, कुछ नहीं होगा हमारे पास, हम उसको जानते ही नहीं। जरूरी नहीं, क्या बोल रहे हो? जरूरी नहीं है सर ये छोटा होगा। ये क्या होगा बेटा पता नहीं ना, मतलब छोटा तो आप तब बोल सकते हो जब आपको ये पता हो कि भाई इन दोनों में बड़ा कौन है और कौन जो बड़ा है वो कितना बड़ा है। लाइक डिफरेंस ही अगर देखना है तो मान लो कि ऐसा सोचो कि ये जीरो गिनो तो मैंने कितना बनाया है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो तो ठीक है। अब -1 कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो डिफरेंस इसमें छोटा है क्या या बड़ा डिफरेंस है? नहीं सर, बड़ा। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि पहले क्वांटिटी का वैल्यू कितना है, दूसरे क्वांटिटी का वैल्यू कितना है, उसके बेसिस पे डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ फिर जब वैल्यू दूसरा ही नहीं वाला पता, कम तो दूसरा वाला का मैंने बोला ना, ये लो यहाँ पे 1 ले लिया मैंने। अब आप बोलोगे सर दोनों इन्फिनिटी है, दोनों का वैल्यू एकदम सेम ही होना चाहिए, तो वो नेसेसरी नहीं है। इन्फिनिटी का जो बिहेवियर है वो हमको पता ही नहीं है ठीक है कि सर। इन्फिनिटी का क्या बिहेवियर होगा। मतलब आप फील कर पा रहे हो मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? हाँ थोड़ा थोड़ा। ओके। फिर जैसे सपोज करो इसके बारे में सोचो, मानो कि 7 डिवाइडेड बाय 0 लिखा हुआ है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड या चलो नॉट डिफाइंड मैं लिखता हूँ, बात एक ही है, नॉट डिफाइंड। तो इसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे क्या? नहीं सर, हम लोग को एक रफ आइडिया है कि क्या है। यस,
इसको भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर सपोज करो कि ऐसा है कि 0/0, इसको नहीं बोलेंगे सर। मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे कि क्या नहीं बोलेंगे? इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलेगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे। एक्चुअली में इसमें भी दो कैटेगरी है, ठीक है। एक मैं बोलूंगा कि एग्जैक्ट 0 बाई एग्जैक्ट 0, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया? ये देखो, ये वाला केस हो गया कि जब हम लोग एग्जैक्टली ना 2 डाल रहे थे, है ना। ये एक्सप्रेशन Speed. था हमारा स्पीड में, और जब हम 2 डाल रहे थे तो एग्जैक्ट 0 डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट 0, ठीक है ना। तो ये भी एक मीनिंगलेस क्वांटिटी। तो हाँ अगर एग्जैक्ट 0 बाई एग्जैक्ट 0 है, तब तो मैं बोलूंगा कि ये भी है काइंड ऑफ नॉट डिफाइंड, हाँ ठीक है। ये डिफाइंड ही नहीं, क्यों? क्योंकि 0 से डिवीजन अलाउड ही नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड है। लेकिन ऐसा सोचो कि अप्रोचिंग 0, अप्रोचिंग 0 बाई अप्रोचिंग 0, मतलब 0 से छोटा भी हो सकता मतलब 0 के बहुत पास है ये दोनों, है और बड़ा भी हो सकता और बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे मैं फील कराता हूँ अभी, ठीक है। ये जो वैल्यूज था ना, ये वाला, मतलब x अप्रोचेस टू 2 प्लस के टाइम वाला वैल्यूज, ठीक है। इन वैल्यूज को यदि इस एक्सप्रेशन में अपन डालते हैं तो थोड़ा फील लेना, हाँ मेरे साथ। आपको लगता है कि x-2 ये जो ऊपर वाला है और ये जो नीचे वाला है, सपोज करो कि मैंने ये वाला वैल्यू डाला है इसमें, यहाँ पर, तो ऊपर यहाँ से क्या निकलेगा? 0 पॉइंट कितना 0 होना चाहिए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 1, और नीचे भी यहाँ से क्या निकलना चाहिए? वही 0.12341, है ना। तो आपको लगता है कि ये वाला फैक्टर जो है ये अप्रोचिंग 0 पे है और ये फैक्टर भी अप्रोचिंग 0 पे है, अंडर द कंडीशन की x अप्रोचेस टू 2 प्लस, क्या बोलते हो है। हाँ स्टूडेंट्स? बाकी लोग बताओ, थोड़ा फील हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो जब बेटा यहाँ पर अप्रोचिंग 0 डिवाइडेड बाय अप्रोचिंग 0 का सिनेरियो आया, तो वहां तो हम लोग को कोई ना कोई फाइनली जाके वैल्यू मिला, लेकिन अप्रोचिंग 0 डिवाइडेड बाय अप्रोचिंग 0 को डायरेक्टली हम नॉट डिफाइंड तो नहीं बोल सकते। फील कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। मतलब एग्जैक्ट 0 बाई एग्जैक्ट नहीं 0 को आप, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट 0 बाई एग्जैक्ट 0 तो मैथमेटिकली डिफाइंड ही नहीं है, आप इसको कर ही नहीं सकते क्योंकि 0 से डिवीजन अलाउड नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ कि जब हाँ आपके एक्सप्रेशन के अंदर में न्यूमरेटर में एक पार्ट है जो अप्रोचिंग टू 0 है, और डिनोमिनेटर में भी एक पार्ट है जो अप्रोचिंग टू 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, ठीक है। तो उस हाँ टाइम पे इसके वैल्यू का हमको आइडिया है कि इसके वैल्यू का हमको आइडिया नहीं है? है ना सर। मैं तो बोलूंगा कि नहीं है, वो तो काटने के बाद है बेटा, काटने के पहले पूछ रहा हूँ। ओ ना, उससे पहले तो नहीं है। मतलब उसके पहले हमको ये पता है कि ऊपर वाला भी ऑलमोस्ट 0 होगा, पता नहीं क्या होगा, और नीचे वाला भी ऑलमोस्ट 0 होगा, पता नहीं क्या होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के सिचुएशन को भी हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो अप्रोचिंग 0 बाई अप्रोचिंग 0 का सिचुएशन होता है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने फीलिंग विलिंग दे दिया। अब टोटल ऑफिशियली 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। मैं उन 7 फॉर्म को लिख देता हूँ आप लोगों के सिलेबस में। उसमें से मैं 3 टाइप का ही क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि उतना ही है बस आपकी किताब में, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या क्या है वो सब। पहला है 0 बाई 0, दूसरा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तीसरा है 0 इंटू इन्फिनिटी, चौथा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, पांचवा है 1 के पावर इन्फिनिटी, छठा है 0 के पावर 0, और सातवां है इन्फिनिटी के पावर 0, ठीक है। ये सर सारा है। हाँ सर ये जो आप थर्ड वाले लिखा
जीरो इंटू इन्फिनिटी सर, तो हम लोग को तो पता है ना, कुछ भी को जीरो से मल्टीप्लाई करने से वो जीरो ही होता है। मैं एक स्टार पॉइंट बस ऐड कर लेता हूँ, फिर आपका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं क्लियर हो तो मेरे को बताना, ठीक है? ठीक है सर। ओके, स्टार पॉइंट क्या देखो, इन ऑल ऑफ दीज फॉर्म 0, 1, infinity are approaching values, not exact values। कहने का मतलब है कि जब भी आपको ये वाला फॉर्म से आपका मुलाकात होगा तो ये जो जीरो है ये जीरो अप्रोचिंग जीरो होगा और ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग इन्फिनिटी होगा, ठीक है? जो आप बात बता रहे हो वो तब वैलिड है जब आपके पास में एग्जैक्ट जीरो इनटू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस टाइम पे आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर सपोज और करो सर कि ये जो जीरो है ये जीरो एग्जैक्ट नहीं हो, अप्रोचिंग जीरो हो, तो उस टाइम पर तो आप ये वाला आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते हो, नहीं। ठीक है? और सर हाँ बेटा, इसमें जो इन्फिनिटी पावर में जीरो है वो भी ऐसे वन होता है, तो उसमें भी यहाँ में अप्रोचिंग टू दी पावर है सब क्या? सब सब अप्रोचिंग सब जीरो सब अप्रोचिंग है, मतलब ये वाला जो है ये भी अप्रोचिंग है, ये उसके पावर में ये भी अप्रोचिंग है, ये इसका नहीं ये जीरो टू दी पावर जीरो के सामने है ना इन्फिनिटी टू दी पावर जीरो, हाँ इसमें भी जो अप्रोचिंग है ऐसे बेटा, सब अप्रोचिंग है, सब हाँ अप्रोचिंग है, ठीक है? ओके हाँ सर। ओके, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, कि जिससे थोड़ा बात आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सोचना। लिमिट x approaches to 0 plus x times of cot x और लिमिट x approaches to 0 plus box x times of cot x, ठीक है? इन दोनों सवाल के बारे में 10 सेकंड सोचो आप लोग और बताओ इनमें से कौन सा इंडेटरमिनेट फॉर्म होगा और कौन सा एग्जैक्ट जीरो होगा। सर फर्स्ट वाला इंडिटरमिनेट, सेकंड वाला एग्जैक्ट जीरो। करेक्ट। खुशी आया समझ? नहीं सर। ठीक है, देखो मैं फील कराता हूँ, पहले सेकंड वाले पे बात कर लेते हैं, ये थोड़ा इजी है समझना, तो इसीलिए इस पे पहले बात करते हैं। x अप्रोचेस टू 0 प्लस अगर है तो x कैसा वैल्यूज ले रहा होगा, मन में सोचो। 0 से थोड़ा बड़ा 0.001 टाइप्स, 0.00001 टाइप्स। ठीक है। उसको जैसे ही आप बॉक्स में रखोगे आपको लगता है कि इसका एग्जैक्ट आउटकम 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स का यही तरीका था वर्क करने का। तो जब x अप्रोचेस टू 0 प्लस होगा तो ये वाला जो भाई बंधु है अपना, ये एग्जैक्ट 0 निकाल के देगा मेरे को, और एग्जैक्ट 0 इंटू एनीथिंग आंसर कितना हो जाएगा? 0। क्या बोलते हो, आ रहा है समझ? हाँ, और इसके पहले वाला वो अब पहले वाले में 0.0001 हाँ, अब कॉट जो है वो आपको याद होगा कि 0 पे कॉट का वैल्यू भी थोड़ा नॉट डिफाइंड टाइप ही होता है, ठीक है ना? हाँ तो ये एक्चुअल में क्या है कि जब x यहाँ पे 0 को अप्रोच करेगा तो जो अपना ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली रिजेंबल कर रहा होगा, पता है क्या चीज को? ये रिजेंबल कर रहा होगा 0 अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग को, हाँ क्योंकि यहाँ पे ये 0 भी अप्रोचिंग 0 है और ये इन्फिनिटी भी अप्रोचिंग इन्फिनिटी है। फील आ रहा है? समझ गया सर। इनफैक्ट इसी चीज को थोड़ा अगर मैं और चेंज करके लिखूं तो थोड़ा क्लैरिटी और मिल सकता है आप लोग को। सपोज करो कि इसको कॉटेक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? 10x लिख सकते हैं, 1/10x। क्या बोलते हो स्टूडेंट्स?
हाँ 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 सर। सर। अब बेटा आपको लग रहा है कि ये जो एक्चुअली लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? अप्रोचिंग 0 बाय अप्रोचिंग 0। 10 0 का वैल्यू तो 0 होता है ना, तो क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। ओके, तो इस इंडिटरमिनेट सर फॉर्म जितना भी मैंने मेंशन करा है ये सारा का सारा में याद रखना है कि अप्रोचिंग होगा सब कुछ, इन्फिनिटी भी, 1 भी, 0 भी, सब कुछ। हाँ बोलो। सर उसको 1/10x/x लिख देगा तो 1/1 आ जाएगा। 1/10x/x, अरे नहीं वो उन सब बातों पे अभी नहीं जाएंगे, अभी लेट है उसमें, ठीक है। वैसे इसका वैल्यू 1 ही होगा, पता है मेरे को, मतलब x/10x का वैल्यू भी 1 होता है, लेकिन उसको वो भी तो फिर लिमिट के अंडरस्टैंडिंग से आएगा ना, मैं इसीलिए अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी लोग थोड़ा सुन लो, विनायक ये कहना चाहता है कि कुल मिला के लास्ट में जाके इसका वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अपन 1-2 क्लास के बाद में इस बात को मैं पहले प्रूफ करूंगा कि कैसे ये 1 होगा, ठीक है, फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? एक बार रिस्पॉन्ड कर दो आप लोग हाँ या ना, तो मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा मिटा दूं। हाँ सर सर। बोलो, सर किसी के मन में कोई अप्रोचिंग कोई कांस्टेंट नंबर बाय अप्रोचिंग 0 वो नहीं होता है क्या? नहीं वो अनडिफाइंड, नहीं वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि जो आप बोल रहे हो कि अप्रोचिंग कोई भी नंबर, ठीक है, मतलब ऊपर अगर नंबर आ गया ना, 0 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर आ गया, और नीचे अगर आप बोल रहे हो कि अप्रोचिंग 0, ठीक है, तो थोड़ा फील ले सकते हैं आप इस चीज को। अगर ये आप 0 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो ना, 0 माइनस अगर अप्रोच कर रहे हो नीचे, तो फिर इस ओवरऑल एक्सप्रेशन का वैल्यू उस केस में माइनस इन्फिनिटी के पास चला जाएगा, और 0 प्लस पे अगर ले रहे हो तो उस केस में इसका वैल्यू प्लस इन्फिनिटी के पास चला जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। मतलब मैं और एक्सप्लेन करूं कि पूरा फील आ गया इस हाँ चीज का? समझ गया सर। ओके, मतलब मन में वही सोच सकते हो कि 0 प्लस के टाइम पे ना आप इसको ऐसा सोचना कि आप डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना 0 लगा लो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जितना छोटा नंबर आप लोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई होके फिर फाइनली उतना बड़ा नंबर रिजल्ट में आएगा, तो एक्चुअल में इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगेगा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रहेगा फिर, ठीक हाँ है। सर समझ गया। ओके, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का पहले मैंने डेफिनेशन बता दिया कि भाई डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि जिसका वैल्यू भी नहीं पता हो, जिसके बारे में कोई फीलिंग भी नहीं हो मन में, वो हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। ब्रह्मांड में टोटल 7 टाइप का इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, सारा मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म के टाइम पे बस इतना मेन बात याद रखना कि इनमें से कोई भी व्यक्ति एग्जैक्ट नहीं है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट 0 बाय एग्जैक्ट 0, दिस इज अप्रोचिंग 0 बाय अप्रोचिंग 0, या अप्रोचिंग इन्फिनिटी बाय अप्रोचिंग इन्फिनिटी, उस टाइप का बात है। एग्जैक्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं है, ये अप्रोचिंग इन्फिनिटी माइनस अप्रोचिंग इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो चलो इन सारे बातों को कर लेने के बाद में थोड़ा सा और हम लोग थियोरेटिकल बात करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। खुशी कुछ बात है, बोलना है कुछ? नहीं सर। ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग के बारे में, ये भी डिस्कस हो चुका है, जस्ट मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ अभी। नेक्स्ट हेडिंग है अपने एक टाइप सर से अपन, बोलो। अगर एग्जैक्ट इन्फिनिटी माइनस एग्जैक्ट इन्फिनिटी करता सर तो वो भी तो वैलिड नहीं होता ना। थोड़ा इनडिटरमिनेट सा मन में एक बार सोचो कि एग्जैक्ट इन्फिनिटी बोल के कोई टर्म यूज करना अपने आप में सही बात होगा क्या? क्योंकि जब आप कुछ बोल रहे हो कि एग्जैक्ट, मतलब आपको उस वैल्यू का प्रॉपर पूरा 100% आइडिया तो होना पड़ेगा ना यार। तभी तो पूछा कि अगर अप्रोचिंग नहीं होता तो भी हम लोग को सिंस आइडिया तो है नहीं तो वो भी तो वैलिड नहीं होता। नहीं, वो अप्रोचिंग में ही कंसीडर होता। ठीक है सर। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि कब हम बोलेंगे कि किसी चीज का लिमिट एग्जिस्ट करेगा और कब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पिछले क्लास बात हो गया था कि एलएचएल आरएचएल सब कुछ सेम होगा, ये वो, ठीक है। तो बिफोर गोइंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा जिसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलएचएल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएचएल, मैं पहले वो दोनों चीज डिस्क्राइब करूंगा, एंड देन फॉर द लिमिट टू एग्जैक्टली एग्जिस्ट क्या कंडीशंस होल्ड होना चाहिए मैं उसके बारे में कमेंट करूंगा, ठीक है। तो बिगिन करते हैं इसमें पॉइंट नंबर 1 से। पहला पॉइंट है कि व्हेन x approaches to a plus,
मतलब कोई भी नंबर a है और x उसको उसके बड़े वैल्यूज से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। एट दैट टाइम if fx approaches some number L1, ठीक है, then we say that RHL, full for right hand limit of fx at x equal to a is L1, full stop. It is written as, दो तरीका है LIM, x approaches to a plus f of x is equal to L1, ये फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ किताबों में आपको ऐसा सिंबल भी मिलेगा, LT x approaches to a plus f of x is equal to L1, ठीक है, फुल स्टॉप। हियर यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, हियर L1 must be a fix and finite वैल्यू। अगर L1 का वैल्यू फिक्स एंड फाइनाइट नहीं आया ना, तो उस केस में हम बोलेंगे कि RHL डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो RHL को एग्जिस्ट करने के लिए हमको ये जो L1 का वैल्यू हमको चाहिए होगा वो एक फिक्स एंड फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। और यहाँ बेटा ध्यान से देख लो, डेफिनेशन काफी मतलब क्या है कि सेंसिटिव है, कि जब x a प्लस को अप्रोच करेगा तो fx किसी नंबर को अप्रोच कर रहा होगा, और जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है वो उसी को बोला जाता है इसका राइट हैंड लिमिट, ठीक है। क्या इस बात में किसी को परेशानी है कि सबके लिए क्लियर है? एक बार बताओ हाँ या ना। सर एक एग्जांपल दे पाओगे? क्या चीज का? एग्जिस्ट करने का कि एग्जिस्ट नहीं करने का? सर करने का। करने का तो बेटा बहुत सारे दे सकते हैं। fx आप ले लो बॉक्स x, ठीक है, और x को आप अप्रोच करा दो 5 प्लस, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप सोच के बताओ क्या होना चाहिए, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 5 प्लस बॉक्स x। तो x जब 5 प्लस को अप्रोच करेगा तो बॉक्स को कैसा टाइप का वैल्यूज मिलने का चांसेस है? 5.001 टाइप्स। हाँ 5। तो आंसर इसका 5 हो जाएगा, तो बस ठीक है, हाँ। 5 आ रहा है तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ ठीक अब है। ठीक है ना ये? हाँ सर सही। ओके, ऑलराइट, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर एक लाइन और लिख देता हूँ कि लेट द फंक्शन बी fx and x equal to a is a point in its domain, ठीक है। कि मतलब हम लोग x इक्वल टू a पे सारा चर्चा करेंगे, मतलब a पॉइंट के लिए fx फंक्शन का लिमिट विमिट कैसे होगा कैसे नहीं होगा उस पर चर्चा कर रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया, पूरा पहले बताया वही था, बस अभी फॉर्मूले लिख दिया। एक बार और बता दो, ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो मैं सेकंड पॉइंट लिखूं फिर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट ऐसा होगा कि व्हेन x approaches a minus, at that time if fx approaches L2, L2 का एक नंबर होगा, then we say that LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx
at x equal to e is क्या L2 full stop. It is written as वही दो तरीका है LIM x approaches to a minus f of x is equal to L2 या फिर LT x approaches to a minus f of x is equal to L2. ठीक है, और यहां पर भी वो बात है कि here L2 must be fixed and finite value, then only we will say that LHL exists. ठीक है, थर्ड पॉइंट है फॉर एनी फंक्शन for any function y equal to f of x at any point x equal to e, we say that limit of y equal to fx at x equal to e will exist if दो पॉइंट है. पहला पॉइंट LHL RHL both must be fixed and finite. ये ज्यादा और मैं स्पेसिफिक अगर बनाना चाहूं तो ये बोल सकता हूं कि both must take fixed and finite value, पहला पॉइंट. और दूसरा पॉइंट होगा कि LHL इज इक्वल टू होना चाहिए RHL. ठीक है, तो इफ 1 and 2 both are holding, then we say that limit of function y is equal to fx at point x equal to e exists. ठीक है, also the value of LHL and RHL will be the value of limit x approaches to a fx. ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा अलग कर देता हूं. देखना यहाँ पर if 1 and 2 both are holding, then we say that limit of function y equal to fx at x equal to e exists. ठीक है, और इस टाइम पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि limit x approaches to e must have of fx, एक सेकेंड, limit x approaches to a fx must have been equal to LHL must have been equal to RHL. और LHL RHL को परफॉर्म करते समय जो ऊपर अपन ने नाम दिया था कि RHL का वैल्यू जो है वो L1 आएगा और LHL का वैल्यू जो है वो L2 आएगा, तो ऑब्वियसली इन लोग जब इक्वल होगा L1 और L2
तभी हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। और मान लो कि L1 और L2 का कॉमन वैल्यू कुछ भी है, मान लो कि 5 है वो कॉमन वैल्यू, तो इसका मतलब है कि लिमिट का वैल्यू भी फिर क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। और जब दोनों का वैल्यू सेम आएगा उसी टाइम पे हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर दोनों का वैल्यू अलग अलग आता है या इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू अनडिफाइंड या इन्फिनिटी हो जाता है, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि फंक्शन का उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और अगर सेम वैल्यू आता है तो जो सेम वैल्यू उनका आएगा वही वैल्यू लिमिट का भी वैल्यू होगा। इसी बात को मैंने लिखा है कि ऑल्सो द वैल्यू ऑफ LHL एंड RHL विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। कब? जब लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और लिमिट एग्जिस्ट करेगा कब? जब LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करे, दोनों का वैल्यू फिक्स एंड फाइनाइट हो और LHL का वैल्यू RHL से इक्वल हो, ठीक है। तो ये है काइंड ऑफ कंप्लीट थ्योरी ऑफ लिमिट्स। बाकी इसके आगे तो बस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स में अगर कोई डाउट है आप लोग को तो मेरे को बताओ। तो यहाँ एक छोटा सा मैंने त्रुटि कर दिया, मैं इसको सी कर देता हूँ। क्या बोल रहे हो बेटा? सॉरी क्लियर है सारा? सर, ये लास्ट पॉइंट में फिर से, हाँ आपका सर, एक audio- बार बस लास्ट पॉइंट में आप बता सकते हैं क्या, अगर वैल्यू बड़ा छोटा हुआ तो L1 L2 का L1 L2 का मतलब एक वैल्यू अगर दूसरे बड़ा से, छोटा हुआ अलग अलग अगर हुआ ना एक दूसरे से, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि LHL एग्जिस्ट कर रहा है, RHL एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा ओवरऑल, ठीक है। ठीक है। इनफिनिटी या फिर तो अनडिफाइंड उस हुआ केस में तो फिर LHL RHL ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में तो हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास में दो वैलिड पार्ट होना चाहिए। एक होना चाहिए कि LHL RHL दोनों का वैल्यू फिक्स एंड फाइनाइट होना चाहिए, और ये वैलिड होने के बाद वी विल चेक द सेकंड पार्ट कि दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं। तो अगर आपके पहले केस में ही LHL RHL में से कोई इनफाइनाइट हो जाता है तो उस केस में तो फिर सेकंड पॉइंट पे जाना ही नहीं है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, बाकी किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? एक बार रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना। सर नहीं सर। नहीं हाँ बोलो। स्पीड वाला जो फंक्शन था उसमें 2 डोमेन में नहीं था। 2 डोमेन में नहीं था, वो बात ठीक है। यहाँ मैंने डोमेन लिया, उस बात के ऊपर में थोड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो क्या? मतलब वैसे ठीक है, मैं डोमेन से हटा देता हूँ तो आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। एक्चुअली ये सब बात जो है थोड़ा सा कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, बट वो अगले साल मिलेगा। x इक्वल टू ए बी एनी पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। x इक्वल टू ए बी एनी पॉइंट, ठीक है। विनायक अब चलेगा? हाँ सर। ठीक है। हाँ, बाकी और किसी को कोई डाउट बेटा? ये सबको क्लियर है? एक बार कंफर्म करूं। स्टूडेंट्स सारा क्लियर है? रिस्पॉन्ड करिए एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ठीक है। तो आज एक बार यहाँ पर रोकेंगे। अगले क्लास में एक छोटा सा चीज और है जो बुक्स वगैरह में वैसे होता नहीं है, लेकिन वो क्या कि अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपन पहले थोड़ा उस पर बात करेंगे। मतलब हम लोग बात ये करेंगे कि जैसे आप लोग को याद होगा कि हर फंक्शन का ग्राफ होता था, ठीक है ना। तो अगले क्लास हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिट का एग्जिस्ट करना, ये लिमिट का एग्जिस्ट नहीं करना, वो क्या मीन करेगा, थोड़ा सा उसका बात करेंगे। एंड उसके बाद में वी विल मूव टू क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगले क्लास में सवाल वगैरह शुरू होगा, पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ग्राफ में इसका क्या मीनिंग होगा, एंड उसके बाद में क्वेश्चंस पे बात करेंगे। और बाकी आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, कहीं कोई परेशानी हो तो बताइएगा मेरे को। आज के लिए फिर इतना ही। सर सर